चलिए, अब हेडिंग डाल लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें शॉर्ट नोट भी आता है, नीट में एमसीक्यूज भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑलराइट, सो बिफोर आई स्टार्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसका कहानी का शुरुआत कहाँ से होगा? तुमको कहानी का शुरुआत समझना पड़ेगा हार्मोन के लेवल पे, ठीक है? पूरा का पूरा हार्मोनली चीज। देखो, हम लोग ने पूरा चैप्टर में हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंस पढ़ा है यार। सभी का सभी प्रोसेस में कोई ना कोई हार्मोन का लेना देना है। oogenesis में भी हार्मोन्स का लेना देना है, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हार्मोन्स का लेना देना है, राइट? फिर उसके बाद हम लोग प्रेगनेंसी में भी देखेंगे कुछ हार्मोन का फंक्शन है, ठीक है? अभी हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल देख रहे हैं, इसके लिए औरतों में, लड़कियों में, ठीक है? चलो ठीक, हाँ। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बच्चों, जो एनसीईआरटी में देके रखा है और ज्यादातर लड़कियों में जो होता है, इट्स अ 28 डे साइकिल, ओके? एवरेज लेके रखा है। हालांकि 21 डेज को भी होना कुछ डरने वाली बात नहीं है, ठीक है? और 35 डेज में होने का भी कुछ डरने वाला, मतलब एक सप्ताह इधर उधर हो सकता है, वो इट्स नॉट अ बिग डील। और इसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज भी नहीं है उसमें, ठीक है? हाँ, 2 महीने बाद में 60 डेज 70 डेज बाद पीरियड्स हो रहा है, प्रॉब्लम है। 10-15 दिन के भीतर ही पीरियड्स हो रहा है, दोबारा से ब्लीडिंग हो रहा है, तो प्रॉब्लम है, ठीक है? तब आप जाकर के गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हो। देयर माइट बी सर्टेन हार्मोनल डिसऑर्डर इन योर बॉडी, बट अदरवाइज इफ इट इज 21 to 35 days, दैट्स नॉर्मल। बट एनसीआर ज्यादातर लड़कियों का, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, उनका 28, 29, 30 के अराउंड होता है। मेजोरिटी ऑफ द लड़कियों का एवरेज 28 डेज का ही निकल के आता है। इसलिए एनसीईआरटी ने जो साइकिल पकड़ा है वो 28 डेज वाला है, ठीक है? और हम लोग 28 डेज वाला ही पढ़ेंगे अभी। वी आर एज्यूमिंग जो साइकिल हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग ऐसा पढ़ रहे हैं कि वो लड़की जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, या जो भी हम लोग इस दौर में फेजेस के बारे में पढ़ेंगे, वो 28 डे वाला पढ़ेंगे, ठीक है? 30 डे में कुछ अलग नहीं होने वाला, सिर्फ 1-2 दिन इधर उधर हो जाएगा, ओव्यूलेशन का डे थोड़ा आगे चला जाएगा, वही होगा और कुछ नहीं। अदरवाइज 28 डे वाला ही हम लोग एवरेज वाला ही लेंगे, ठीक है? अच्छा, कहानी का शुरुआत होता है पूरा हार्मोन्स के लेवल पे। किसके लेवल पे? हार्मोन्स के लेवल पे। यहाँ पे दो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स इन्वॉल्व है, दो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स इन्वॉल्व है। कौन कौन? एक है ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस के नीचे वाला जो ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है? पिट्यूटरी ग्लैंड का दो हार्मोन इन्वॉल्व है। क्या क्या नाम है? एलएच एंड एफएसएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और गोनेट्स का दो हार्मोन इन्वॉल्व है। गोनेट्स मतलब ओवरी का दो हार्मोन इन्वॉल्व है। कौन है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। पहले मैं तुम लोगों को ग्राफ दिखाता हूं कि किस प्रकार से, ये एनसीईआरटी में भी ये ग्राफ गिवन है, और अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आया, इफ यू कैन ड्रॉ दिस ग्राफ, देन आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा उसमें, ठीक है? मार्क्स नहीं काटेगा। तो इसलिए ट्राई करना ये ग्राफ को समझ, बहुत आसान सा ग्राफ है, और उस ग्राफ को समझने का ट्राई करना किस तरीके से लड़की के बॉडी में वो चीज इंपैक्ट डालता है, और पूरा का पूरा साइकिल में कैसा ये पकड़ता है, ठीक है? पहले एक बात क्लियर कर लू, डू नॉट गेट कन्वर्टेड, आई मीन सॉरी, डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मेंसेस, या फिर मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज मतलब ब्लीडिंग फेज होता है, जो 4 या 5 दिन का ही होता है, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरुआत हो कब पकड़ा जाता है? डे 1, जिस दिन लड़की का ब्लीडिंग शुरू हुआ। और ब्लीडिंग ऐसा नहीं है पूरा महीना ब्लीडिंग होता रहता है, 2, 3, 4, 5 दिन, ठीक है? उस कभी कभार 7 दिन, नॉट मोर देन दैट, ओके? 15-20 दिन ब्लीडिंग कभी नहीं होता। और ये चीज पूरा साइकिल को, जब डे 1 से लेकर के, मेंस्ट्रुअल साइकिल किसको कहते हैं? कि आज ब्लीडिंग हुआ, 4-5 दिन बाद रुक गया, फिर नेक्स्ट महीने जो ब्लीडिंग हुआ वाला, नेक्स्ट ब्लीडिंग जब होगा, उसको हम लोग पूरा का पूरा साइकिल को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और इस केस में मैंने 28 डे मान के रखा है कि आज ब्लीडिंग हुआ तो 28 डेज बाद ब्लीडिंग होगा, ठीक है? 4-5 दिन बाद रुक जाएगा, फिर डे 1 के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो 28 डे, ओके? पहले तो हार्मोनल लेवल्स को देखो ध्यान से। देखो भैया, पहले पिट्यूटरी हार्मोन का लेवल दिखा दिया। 0 डे मान रहा हूं मैं, ये 7 डे मान रहा हूं मैं, ये 14 डे मान रहा हूं मैं, ये 21 डे मान रहा हूं मैं, और ये 28 डे मान रहा हूं मैं, ठीक है जी? अलग अलग कलर से दिखाता ताकि आप लोगों को समझ में आए। जैसे
एफएसएच हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग पिट्यूटरी हार्मोन ग्लैंड का हार्मोन है। हाँ, वो क्या करता है, एफएसएच का लेवल क्या होता है, 0 से लेकर के ऐसा थोड़ा सा बढ़ेगा, उतना भी नहीं। 14 डे का हल्का सा 14 डे के आसपास हल्का सा पीक में जाएगा, हल्का सा, नॉट टू मच। फिर दोबारा से घट के कांस्टेंट ही हो जाएगा ऑलमोस्ट वैल्यू। ठीक है, ये हो गया एफएसएच। रेड कलर से मैं एफएसएच को दिखा रहा हूँ। ठीक है, और एक पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है जिसको हम लोग कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग ने पढ़ा भी था, लेडिक सेल्स में वो एक्ट करता है। एफएसएच के बारे में भी वहां पे पढ़ा था, स्पर्मेटोजेनेसिस में, याद करो कैसे कैसे मदद करता है। एफएसएच सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है, लेडिक सेल्स तुम्हारा लेडिक सेल्स पे एलएच हार्मोन एक्ट करता है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करने बोलता है। अगर तुम लोग को हार्मोनल कंट्रोल और स्पर्मेटोजेनेसिस याद है तो कोई नया हार्मोन नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, अभी खाली फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं हम लोग। ओके, नाउ दिस एलएच हार्मोन, ये भी 0 से 7 डे से ऐसा ऐसा थोड़ा सा हल्का सा बढ़ता है, कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट है। लेकिन 14 डे को, 14 के ठीक पहले बोल सकते हो, 13 डे के शाम को मान लो पूरा पीक लेवल पे पहुंचता है। ठीक है, फिर दोबारा ये घटने लगता है, घट घट के फिर कांस्टेंट हो जाता है 28 डे तक। ठीक है, ब्लू से मैं एलएच हार्मोन का दिखा रहा हूँ। ओके, ठीक है जी। अच्छा, इसी प्रकार से मैं दूसरा ग्राफ बनाता हूं फॉर द ओवेरियन हार्मोन्स, मतलब गोनेडल हार्मोन्स। कौन सा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। जैसे ये, चलो ये 0 डे, 7th डे, 14th डे, 21st डे और 28 वाला डे। 28 डे का साइकिल मान रहा हूं मैं। अच्छा, तो एस्ट्रोजन का लेवल देखो, तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है उसका लेवल कुछ इस प्रकार से होता है, 0 डे से बढ़ता 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 14 डे तक के पहले तक, थोड़ा पहले तक, थोड़ा पीक में पहुंचता, नॉट एग्जैक्टली 14 डे, 14 डे यहाँ पे हो रहा है, थोड़ा पहले तक पीक पे पहुंचता है, फिर वो घटता है, हल्का सा बढ़ता है, फिर कांस्टेंट रहता है, ऐसा होता है। ओके, और एक हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। ग्रीन से मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सॉरी सर, ग्रीन से मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एस्ट्रोजन को। और एक हार्मोन है ओवरी का जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। अब तुमको धीरे धीरे मालूम चलेगा कि लास्ट में प्रोजेस्टेरॉन क्यों बढ़ता है, स्टार्टिंग में एस्ट्रोजन क्यों बढ़ता है, धीरे धीरे मालूम चलेगा। पहले तुम कहानी का एटलीस्ट स्टार्टिंग में सुन लो, कैरेक्टर्स कौन कौन है, कौन कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है। जहां तक प्रोजेस्टेरॉन की बात है, इसको मैं रेड से बना रहा हूँ, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता 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 जब 14 डे के बाद ये पूरा बढ़ना शुरू करता है, 28 डे तक बढ़ता है, फिर वो घट जाता है। सो दिस इज योर प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो पहले हार्मोन का कहानी समझ लो, कैसे कैसे दो पिट्यूटरी हॉर्मोन्स है। जैसे पिट्यूटरी हॉर्मोन्स में तुम्हारा एफएसएच और एलएच, वो दोनों का ऑलमोस्ट ग्राफ सेम ही है, कांस्टेंट कांस्टेंट या हल्का सा बढ़ता है, हल्का सा बढ़ता है। 14 डे को थोड़ा बढ़ जाएगा और घट जाएगा। एलएच भी कांस्टेंट कांस्टेंट हल्का सा बढ़ता है, हल्का सा बढ़ता है। 14 डे को पूरा बढ़ जाएगा। देखो एफएसएच भी 14 डे को बढ़ता है, एलएच भी 14 डे को बढ़ता है। 14 डे मानो या 13 डे, 14 डे के आसपास, मतलब उस दौरान। ठीक है, बढ़ता है और वो पूरा पीक तक पहुंचता है। एफएसएच भी पीक तक पहुंच रही है, एफएसएच का पीक छोटा है, एलएच का पीक काफी ज्यादा है, एलएच का पीक काफी ज्यादा है। ठीक है, चलो यहां तक कहानी खत्म। उसके बाद आता है ओवरी का हार्मोन। ओवरी का हार्मोन में एस्ट्रोजन बढ़ेगा बढ़ेगा 14 डे के पहले 12-13 दिन तक बढ़ेगा, फिर वो कांस्टेंट या थोड़ा सा बढ़ेगा, ऐसा रहेगा। प्रोजेस्टेरॉन जो है ये उल्टा है बाकी हार्मोन्स के कंपेयर में। प्रोजेस्टेरॉन जो है 14 डे तक ऑलमोस्ट कांस्टेंट है या धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, लेकिन जब 14 डे पार होता है 28 डे तक बढ़ता है, फिर 28 डे पहुंचते पहुंचते फिर घट जाएगा, मतलब 14 के बाद वो पीक अचीव करता है। बाकी सब हार्मोन देखोगे तो 14 के आसपास, 14 के पहले ही करता है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन बाद में। क्यों करता है समझ में आएगा, रुको। पहले तो समझो कि फेजेस क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। पहले क्या समझोगे कि क्या क्या फेजेस है भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ठीक है, हेडिंग डाल लो फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तुमने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर क्या है बेटा, पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं हो लग रहा है। मैंने बोला था यार मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में होता है, मंकी चिंपैंजी वगैरह में, और एस्ट्रस साइकिल क्या नाम है, अभिजीत आचार्य जी। यार रिप्रोडक्शन का नोट्स देखो, समझ में आ जाएगा। मैमल्स में, प्लेसेंटल मैमल्स में क्या होता है, और उसमें मैंने जरूर पढ़ा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हाट इज एस्ट्रस साइकिल। ठीक है, ये सवाल तुम पूछ रहे हो, इसका जवाब तुमको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ।
तो प्लीज गो थ्रू माय नोट्स और माय वीडियोस। 10 बार देख सकते हो यार यूट्यूब में, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो देखो, इट स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, जो जिसको हम लोग ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है डिटेल में फिर बताऊंगा, अभी थोड़ा थोड़ा आइडिया लो। ब्लीडिंग फेज, इसमें क्या होगा, एंडोमेट्रियम जो होता है, एंडोमेट्रियम जो होता है, याद करो एंडोमेट्रियम क्या, यूट्रस का सबसे अंदर वाला लाइनिंग। एंडोमेट्रियम लाइनिंग विल शेड, ये टूटेगा और यही निकल के आता है, तो उसी के कारण ब्लीडिंग होता है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फेज। नेक्स्ट, फॉलिकुलर फेज। सेकेंड फेज को क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज। इस फेज में क्या होगा, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शियन फुल्ली डेवलप ग्राफियन। दिस इज द फॉलिकुलर फेज, इसलिए फॉलिकुलर फेज बोलते हैं क्योंकि फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। प्राइमरी में सेल्स ऐड होगा, ग्रेनुलोसा सेल्स ऐड होगा, सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी में और ग्रेनुलोसा सेल्स ऐड होंगे, टर्शरी बनेगा, राइट। फिर लिखाऊंगा, डोंट वरी, फिर से लिखाऊंगा, अभी बस बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। तीसरा, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर होगा तो एग निकल के आएगा, एग निकल के आने को क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन वाला फेज, which is the next phase, which is the ovulation wala phase, which is the next phase, right? Ovulation wala phase, which is the next phase, and then last phase is known as the luteal phase. क्यों बोलते हैं इसको luteal phase? क्यों बोलते हैं इसको luteal phase? क्योंकि जो ग्राफियन फॉलिकल था, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है। देखो सब चैप्टर, सब टॉपिक्स रिलेटेड है। अगर तुम लोग घर पे पढ़ाई नहीं करोगे मेरे टॉपिक्स को, यूट्यूब में जाके रिवाइज नहीं करोगे सही से, अगर तुमने नोट सही से नहीं बनाया अपना, समझ के नहीं पढ़ा, तो पहले का लेक्चर जिसका क्लियर नहीं उसको अभी क्लियर नहीं होगा, तो तुम वैसे ही फालतू सवाल पूछोगे जो सवाल का रेलिवेंस नहीं है। जिसको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका वही पूछते रहोगे, इसलिए प्रीवियस टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, आज पढ़ा दिया तो आज ही खत्म करो, ठीक है। चलो, ल्यूटल फेज, ल्यूटल फेज में क्या होता है, ल्यूटल फेज में क्या होता है, देखो याद करो, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से जब एग निकल जाता था तो मैंने बोला द रिमेन्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स को क्या कहते हैं हम लोग, कॉर्पस ल्यूटियम। एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अब ओवुलेशन फेज में एग निकल गया तो 15 दिन के बाद, 15-16 से लेकर के 28 दिन तक कौन सा फेज होगा, वो ल्यूटल फेज होगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है इसलिए नाम है उसका ल्यूटल फेज। कॉर्पस ल्यूटियम में ऑलरेडी बता चुका हूं बच्चों, इट्स नॉट ए न्यू थिंग। मैंने बोला है ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट्स इनटू ए स्ट्रक्चर नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। और उसके बाद धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम भी 28 डे के अराउंड कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजेनरेट हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा, इट विल बी नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी, ओके। एंड कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी, कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन भी है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है, बताऊंगा बाद में, ठीक है। और ये प्रेगनेंसी के दौरान भी ये रहता है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होगा तो डीजेनरेट हो जाएगा। जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा तो दोबारा से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, फिर डे 1 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, 28 दिन बाद। फिर बताऊंगा, फिर से बताऊंगा, अभी बस बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। क्या क्या फेजेस हो गया, सबसे पहले ब्लीडिंग फेज जिसको मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, फिर फॉलिकुलर फेज, फिर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। उसके बाद जब टर्शरी फॉलिकल बन जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा, उसके अंदर से अंडा निकालेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है सब बताऊंगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओव्यूलेशन, थर्ड फेज। ओव्यूलेशन होने के बाद द रिमेन्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम, एंड कॉर्पस ल्यूटियम इज रिस्पांसिबल फॉर, चलो क्या रेस्पॉन्सिबल बाद में, कॉर्पस ल्यूटियम बनने के कारण उस लास्ट स्टेज को हम लोग बोलते हैं ल्यूटल फेज, ओके। एक एक करके बता रहा हूँ, ठीक है। चलो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल का बेसिक पॉइंट्स लिख लो। क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक रेगुलर साइकिल है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेगनेंसी को पॉसिबल करता है। जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल है मतलब ओव्यूलेशन हो रहा है, अंडा बन रहा है। नहीं बेटा, नहीं 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 विशाल, नहीं, बीमारी से होना अलग होता है, वो अलग। अगर यूटीआई हुआ, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ, वो अलग चीज है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल ब्लड इज प्योरली मेंस्ट्रुअल एंडोमेट्रियम, ऑलराइट। हाँ, क्या बोल रहा था मैं कि इट इज अ रेगुलर साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल, जिसके कारण प्रेगनेंसी पॉसिबल है। जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है तब तक
बच्चा पैदा वो कर सकती है, वो औरत बच्चा पैदा कर सकती है, ठीक है। हाँ, एज होने के बाद कॉम्प्लिकेशन आते हैं, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, बट अंडा पैदा तो कर रही है, ठीक है। तो एक चीज, पहला पॉइंट तो लिखो कि द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऐसा लिखो, द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एनसीईआरटी का ही है, द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ रेगुलर साइकिल, डेफिनेशन पूछा 1 मार्क का तो ये लिख लेना, द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ रेगुलर साइकिल दैट ऑकर्स in the female reproductive system which makes pregnancy possible, which makes pregnancy possible, right, which makes pregnancy possible, ठीक है। now remember this, 80% लड़कियों में, तुम लोग में से भी काफी यंग लड़कियां हैं यहाँ पे ग्रुप, आई थिंक क्लासेस भी अटेंड कर रहा है और यूट्यूब में भी बहुत लोग देखता है, दे कैन रिलेट दिस, कि बहुत लड़कियों में अराउंड 80% में छोटा मोटा हल्का फुल्का सिम्टम्स दिखाई देता है, ठीक है, हल्का फुल्का सिम्टम्स दिखाई देता है 80% के अराउंड में। जैसे क्या क्या सिम्टम्स, ब्लोटिंग हो सकता है, पेट में, पेट या इंटेस्टाइन में गैस का जमा होना, इट इज ब्लोटिंग, देन एक्नी, पिंपल्स का निकल के आना, ठीक है, पिंपल्स का निकल के आना, टायर्ड फील करना, राइट, और जो सबसे ज्यादा कॉमन है दैट इज मूड स्विंग, मूड स्विंग इज वेरी मच कॉमन, कि अचानक से वो लड़की हंस रही है, अचानक से उसको गुस्सा आ गया, ठीक है, अचानक से गुस्सा आ जाता है, ठीक है। पापा उपा से सुनते होगे कि यू नो मम्मी बहुत तंग करता है उनको, है ना, आंटी से, अंकल से सुनते होगे कि आंटी बहुत अचानक से आंटी गुस्सा करती है, छोटे छोटे बातों पे गुस्सा करते हैं, ठीक है, भैया से सुनते होगे भाभी के बारे में, एक्चुअली दे माइट गो थ्रू दिस व्हाट वी कॉल एज अ प्री मेंस्ट्रुअल पीएमएस, हाँ, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स वगैरह, सिम्टम्स वगैरह, उसमें हम लोग का ये चीज देखा जाता है कि मूड स्विंग काफी कॉमन है, मतलब बात बात पे झगड़ा करना, ये चीजें होता है, बिकॉज हार्मोन का लेवल इधर उधर हो रहा है ना, तो इसलिए दैट गर्ल इज फिजिकली गोइंग थ्रू अ लॉट, इसलिए दिस थिंग हैपन, ओके। एंड एक्नी होना, पिंपल्स, यंग लड़कियों में काफी कॉमन है पिंपल्स निकल के आना, ओके, देन थकावट, वो ओल्ड में भी होता है, ठीक है। दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स दैट वी सी इन मोस्ट वुमेन। तो ये लिख सकते हो कि अप टू 80% वुमेन में, 80% वुमेन में हमको कुछ सिम्टम्स दिखाई देता है, सम सिम्टम्स लाइक कैसा, एक्नी, एक्नी मतलब पिंपल्स, राइट, एक्नी, देन ब्लोटिंग, टेंडर ब्रेस्ट, टायर्डनेस, ठीक है, इरिटेबिलिटी, इरिटेशन होना, इरिटेबिलिटी, और मूड स्विंग्स, हंसते हंसते अचानक से गुस्सा कर देना, इसे, उसका नखड़े बोलते हैं ना लोग, ठीक है, ये नखरा नहीं है यार, शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट, ओके, इसलिए उनका हार्मोन्स पूरा बिगड़ा हुआ है, इसलिए मूड स्विंग्स होते हैं। मम्मी भी अचानक से आके मार देते हैं बेलन से, कुछ कहना होना है नहीं, ऐसे प्यार करती रहती है, अचानक से आके मार देती, तो वो चीज होता है, ठीक है। चलो जी, तो नेक्स्ट ये पॉइंट लिखो, जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको हम लोग कहते हैं मेनार्की, ठीक है, जब लड़की प्यूबर्टी हिट करती है उसका पहली बार जो ब्लीडिंग होता है, असमीज कल्चर में उसको सेलिब्रेट भी किया जाता है, आई थिंक देयर इज लाइक, वो लोगों को बुला के खाना वाना खिलाते भी हैं, ठीक है, अलग अलग पूजा वगैरह भी कराते हैं, तो ये चीज काफी पॉपुलर है आसाम में भी। तो इस चीज को, पहला पीरियड्स को हम लोग मेनार्की बोलते हैं, ठीक है। उसके पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, देखो ये चीजें जानना जरूरी है, ठीक है, पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन है, कल्चर है, कुछ चीजें होता है कि जो कि सुपरस्टिशियस है, हाँ, जैसे कि समाज में, सोसाइटी में ही जो लड़की का पहली बार जब व्हेन शी गेट्स इनटू दिस, आई मीन फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको वो पका हुआ सामान नहीं खिलाते, चिकन नहीं खिलाते, ये नहीं खिलाते, वो नहीं खिलाते, प्रोटीन का डाइट नहीं देते, फल उल देते हैं, ठीक है। फिर बोलते बहुत कुछ देखा यार मैंने, क्योंकि आई बिलोंग टू, माय मदर्स साइड इज एसएमई, सो I've seen the culture there, okay, and मैंने रिश्तेदारों में काफी देखा है कि वो लोग ये सब चीजें, और शायद तुम लोग ने भी देखा होगा, अपना सबका अलग अलग कल्चर होता है, तो सबका अलग अलग कल्चर में मे भी अलग अलग चीजें करता है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि
एक और चीज करता है कि मर्दों को देखने भी नहीं देता वो 1 वीक तक, या जब तक उसका ब्लीडिंग फेज चल रहा है। ठीक है, चलो इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लड़की का बॉडी में कौन सा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, मुझे याद है कि देयर वाज अ गर्ल हु यूज्ड टू कॉल मी भैया भैया, बहुत, मैं भी उसको बहुत प्यार करता था, एंड शी आल्सो यूज्ड टू लव मी अ लॉट। तो अचानक से शी गॉट हर पीरियड्स। ओके, शी वाज लाइक 9 or 10, आई वाज 18 or 19 ईयर ओल्ड। ओके, एंड शी वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग कि मुझे भैया से मिलना है, भैया से मिलना है, मतलब मेरे से मिलना है, पर उसका मम्मी पापा मिलने नहीं दे रहा उसको। ठीक है, क्योंकि उनका ये मानना है कि दिस इज नॉट गुड कल्चर है उनका, या फिर उनका सुपरस्टिशन जो भी बिलीफ है। चलो ठीक है, उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझसे 7 दिन नहीं मिलेगा तो मैं कौन सा मर रहा हूँ रे, शायद 7 दिन बाद तो मैं मिलूंगा ही उससे ना। ठीक है, तो छोटी बहन है, मिल लूंगा कभी भी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी ना, कि इसमें प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम कब अराइज होता है कि व्हेन व्हाट दे डू, मैंने जो चीजें नोटिस किया है कि वो लोग पका हुआ खाना नहीं देते, जो कुक फूड है। ठीक है, फिर चिकन वगैरह नहीं देते हैं, और प्रोटीनेशियस डाइट बहुत कम दिया जाता है। ऐसा क्या होता है ना, और कुछ कुछ लोग, कुछ कुछ कल्चर में तो एकदम खाना, मतलब पहला दिन कुछ व्रत टाइप उन लोगों का रखा देता है, और मतलब रख देता है। देखो उस समय व्हेन शी इज लूजिंग अ लॉट ऑफ ब्लड, शी नीड्स हाईली प्रोटीनेशियस डाइट, गुड डाइट आई वुड से। ठीक है, तो अच्छा खाना उस समय उसको देना अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ऐसा जब चीजें किया जाता है ना, कुछ गांव में फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में पहले खबर मिलता था कि ऐसा लड़की मर गया, बहुत प्रॉब्लम है उनके, फिर बहुत ज्यादा एनीमिक हो गया। अब रीजन क्या था उसके पीछे की, यही कि तुम्हारा जो कल्चर तक ठीक है, लेकिन जब तुम सुपरस्टिशन, मर्दों को नहीं मिलाना, भैया से ना मिलाना, पापा से ना मिलाना, दोस्तों से ना मिलाना, दैट इज फाइन, चलो वो तुम्हारा मानना है, मान लो। लेकिन जब तुम खाने को लेके कुछ कर देते हो ना, तब प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये सब सब बकवास है कि तुम कुछ नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत है। देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस। साइंस उल्टा बोलता है कि उसको अच्छा खाना खिलाओ, उसको प्रोटीन वाला डाइट दो। ठीक है, उसको प्रोटीन वाला डाइट दो। और भी मैंने सुना है कि कई काटने से अगर तुम अंडा खाओगे तो वो जगह व्हाइट हो जाता है। बहुत चीजें मैंने सुना है बचपन से। ठीक है, और मैं मानता भी था वो, क्योंकि बिकॉज आई वाज नॉट अ मेडिको स्टूडेंट और नीदर आई वाज अ साइंस स्टूडेंट बैक देन, राइट। तो मुझे तो पता नहीं था ये सब चीज, मैं मानता था। मैं, हमारे दादी मम्मी ये लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट लेके आते हैं अपना अपना, और ये लोग बताते हैं कि कटने से वो टेंगा ना खाबी, हाँ ऐसा ओहोमियात को अमर, देन ये सब ऐसा मत करना, बिल्कुल बकवास बात है, मत मानो ये सब। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है, ठीक है तुम अपना कल्चर का सब कुछ मानो, बट खाने को लेके वो चीज मत करना। ठीक है, बिकॉज उसको अच्छा खाना प्रोवाइड करना ही पड़ेगा तुम्हें। उस दौरान पहला पीरियड्स है ना, तो और ज्यादा, पहली बार उसका बॉडी ब्लड लूज कर रहा है, तो शी इज नॉट यूज्ड टू दैट कंडीशन, so she needs good food. ओके, चल, तो ये बात मुझे बताना था। हाँ बेटा, अब उपाय नहीं है, तुम घर पे रहते हो, उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, इसलिए मानना पड़ रहा है। मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है, मैं बोलता भाई जो सच्चाई है तुम लोग को, फैक्ट फैक्ट है बेटा, फैक्ट जो होता है वो फैक्ट होता है। ठीक है, अब ये बोतल है, ये फैक्ट है भाई। अभी कोई आके मुझे बोल दे कुछ और है, ये इसके अंदर पानी नहीं है, इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मैं कैसे मान लू? समझ रहे हो? धार्मिक होना बुरा बात नहीं है, आई वोंट से कि बीइंग रिलीजियस इज बैड, बट बीइंग सुपरस्टिशियस इज बैड। ठीक है, डोंट बी सुपरस्टिशियस। बताऊंगा बताऊंगा बेटा, थोड़ा सबर करो, कितना अमाउंट ब्लड सब बताऊंगा, सबर सबर सबर। द फर्स्ट पीरियड 12 से 15 साल के बीच में होता है, और उसको हम लोग कहते हैं मेनार्की। क्या कहते हैं उसको? मेनार्की। और जो लास्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं मेनोपॉज। ये टर्म, दोनों टर्म याद रखना। पहला पीरियड जो 12 से 15 साल के बीच में एक लड़की का होता है उसको हम लोग कहते हैं मेनार्की, और लास्ट पीरियड जो कि अराउंड 45 से 55 के बीच में होता है उसको हम लोग कहते हैं मेनोपॉज। ठीक है, क्यों खत्म हो जाता है मैंने बोला ऑलरेडी, फॉलिकल्स। ठीक है, एंटायर साइकिल इज द हार्मोन रेगुलेटेड प्रोसेस। ठीक है, पूरा का पूरा हार्मोन पे डिपेंडेंट है, मैंने बोला है ऑलरेडी। ठीक है, यूट्रस का, सॉरी ओवेरी का 2 हार्मोन है, और पिट्यूटरी ग्लैंड का 2 हार्मोन है, एफएसएच और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, और एवरेज कितना मानते हैं हम लोग साइकिल? द एवरेज साइकिल इज 28 डेज। ब्रैकेट में लिख लेना एवरेज। ज्यादातर लड़कियों का यही माना जाता है, एवरेज 28 डेज ही होता है ज्यादातर का। ठीक, किसी किसी का इधर उधर हो सकता है, सो दैट डजंट मैटर। ओके, ठीक है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन 28 डे का अगर साइकिल हुआ,
तो 28 माइनस 14 मतलब 14th डे को एक अंडा रिलीज होगा। कितना? एक अंडा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। हर महीने एक एक अंडा रिलीज होता है, ठीक है। हर महीने कितना अंडा रिलीज होता है? 1 एग इज रिलीज। ओके, सेकेंडरी oocyte बोलो, ओवम बोलो, कुछ भी बोलो, होता तो एक ही है, ठीक है जी। चलिए तो शुरू करते हैं फेज वाइज में। मैंने ऑलरेडी फेजेस का थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया, अब मैं तुमको नोट्स लिखा के देता बढ़िया वाला, ताकि तुम लोग और भी चीजें अगर कुछ ऐड करना हो मैं बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहला फेज क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फेज, राइट। सो ऐसा लिखो, द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। जहां पे ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो ऑकर्स, क्यों? ब्रैकेट में लिख सकते हो, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। ये यूजुअली इट लाइज बिटवीन 3 to 5 days, 3 से 5 दिन तक, 3 से 5 दिन तक होता है, ब्लीडिंग होता है, ठीक है। ओके, अब सुनो मेरा बात ध्यान से। मेंस्ट्रुएशन, देखो 14 डे को जब एग निकलेगा, कितना दिन तक एग वायबल रहता है? 12 से 24 घंटा, मैंने बोला था ना। उसके बाद एग खत्म हो जाता है। एग खत्म, फिर कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा, वो थोड़ा दिन, 14 दिन तक अपना प्रोजेस्टेरोन रिलीज करे, फिर कॉर्पस ल्यूटियम भी डिजेनरेट हो जाएगा, और फिर एंडोमेट्रियम का लाइनिंग फिर से टूटेगा, फिर से टूटेगा, तो फिर से पीरियड्स होगा। लेकिन अगर यहाँ पे स्पर्म आके अगर फ्यूजन कर दिया, तो इसका डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट नहीं होगा, प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगा, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगा तो ऑब्वियसली कुछ दिन बाद वो यूट्रस में पहुंचेगा, वो जो जाइगोट है, मतलब ब्लास्टोसिस्ट वाला स्टेज में पहुंचता है, मैं इम्प्लांटेशन में बताऊंगा। तो वो जब पहुंचेगा एंडोमेट्रियम में जाके धस जाएगा, और वहां पे यूट्रस के अंदर ही जाकर के उसका डेवलपमेंट होगा ना, यूट्रस के अंदर ही जाकर के उस फीटस का डेवलपमेंट होगा। हम लोग का डेवलपमेंट कहाँ होता है? हम लोग एम्ब्रायो कहाँ रहते हैं? वूम के अंदर, यूट्रस के अंदर, माँ के कोख के अंदर। तो वहां पे अगर डेवलपमेंट होगा, तो तुम खुद सोचो भाई, अगर बच्चा अंदर में है, तो क्या एंडोमेट्रियम टूट सकता है? यूट्रस का लाइनिंग टूट सकता है? नहीं टूटेगा ना। अगर टूट गया तो बच्चा भी तो निकल के आ जाएगा, मिस कैरेज हो जाएगा उस बच्चे का, ठीक है, नेचुरल एबॉर्शन हो जाएगा इन वे। तो ऐसा तो नहीं होता यूजुअली नहीं होता, कभी कभार हो जाता है, वो अलग रीजन से। वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मैं बताऊंगा, एबॉर्शन वगैरह और बाकी बातें भी डिस्कशन होगा वहां पे, ठीक है, वो नेक्स्ट चैप्टर में। तो अभी यूजुअली तो ये चीज होता नहीं है, तो एंडोमेट्रियम का लाइनिंग तो नहीं टूटेगा। एंडोमेट्रियम का लाइनिंग अगर नहीं टूटेगा, तो क्या नेक्स्ट मंथ को पीरियड्स आएगा उस लड़की का? नहीं आएगा। तो एक बात याद रखना, फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी इज लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अगर कोई लड़की सेक्सुअली एक्टिव है, ठीक है, और इफ दे आर ट्राइंग टू हैव अ बेबी, इफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स, अगर साइकिल नहीं होता, तो दैट इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी। समझ रहे हो? तो ये पॉइंट नोट लगा के लिख देना, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी। क्योंकि अगर उस लड़की का फिर से पीरियड्स हो रहा है, मतलब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, मतलब प्रेग्नेंट नहीं है, इसलिए एंडोमेट्रियम टूटा। सो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे भी लिखता हूं मैं, मे बी एन इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी। मैंने मे भी लिखा, कारण है बच्चों, ऐसे ही मे भी नहीं लिखा, क्योंकि बहुत लड़कियों का कुछ और डिसऑर्डर्स होने के कारण भी मेंस्ट्रुअल साइकिल मिस हो सकता है। कभी कभार क्या होता है कि बहुत लड़कियां एग्जाम के पहले, ये चीज होता है, ठीक है, सम गर्ल्स कैन रिलेट ऑल्सो, कि उनका एग्जाम के पहले बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेती है ना, या फिर मान लो कि स्टेज में उसको कोई ड्रामा करना है, ठीक है, जहाँ पे उसको लोगों को, ऑडियंस को मतलब कि देखना वकना है, तो उस समय क्या होता है ना कि नर्वसनेस के कारण, स्ट्रेस ज्यादा लेने के कारण भी कभी कभार पीरियड्स एक्सटेंड हो जाता है 7 to 10 डेज, ठीक है, 7 days 10 days एक्सटेंड पर आ जाता है बाद में पीरियड्स भी। और कुछ कुछ लड़कियों में प्रॉब्लम होता है, जैसे एक बहुत पॉपुलर सिंड्रोम है, पीसीओएस बोलता है उसको, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, नहीं पढ़ना तुमको, ठीक है। वहां पे भी क्या होता है कि पीरियड्स मिस होता है। वो टॉपिक नहीं है तो मुझे पूछना मत प्लीज, अभी पूछूंगा तो पूछोगे तो और उसमें टाइम लगेगा,
ठीक है, बाद में जब मेडिकल कॉलेज में पहुंचोगे आराम से पढ़ोगे तुम लोग बहुत बढ़िया से, ठीक है। हमारे नीट के सिलेबस भी में नहीं है और बोर्ड्स के सिलेबस में तो है ही नहीं, तो इसको इसके बारे में छोड़ो, पीसीओएस के बारे में। बट ऐसा चीजें हो सकता है कि जिसमें पीरियड्स लेट हो, तो उसका मतलब ये, इसलिए मैंने मे भी लिखा। अगर लड़की स्ट्रेस ले रही है तब भी पीरियड्स, सब हार्मोन पे डिपेंड कर रहा है ना, तो अगर हार्मोन थोड़ा इधर उधर हो तो पीरियड्स भी थोड़ा इधर उधर होगा। ओके, चलो टाइम कितना है हमारे पास, ज्यादा टाइम नहीं है, तो मैं फॉलिकुलर फेज बोल के देखता हूँ जितना होता है, 8 मिनट जैसा है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेगनेंसी तक पहुंच जाएंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आधा खत्म ही है, तो नेक्स्ट क्लास मेंस्ट्रुअल साइकिल आई थिंक 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। फिर वी विल टॉक अबाउट इम्प्लांटेशन एंड प्रेगनेंसी, राइट। उसके बाद मौका मिला तो हम लोग डिलीवरी और लैक्टेशन भी पढ़ लेंगे, ठीक है, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली द चैप्टर विल बी ओवर। ओके, सो सेकंड स्टेज जो है दिस इज द फॉलिकुलर फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद क्या आता है, फॉलिकुलर फेज। इसमें क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो डेवलप होगा सेकेंडरी में, फिर फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, राइट। और साइमल्टेनियसली जो एंडोमेट्रियम टूटा था ना ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, जो 3 से 5 दिन ब्लीडिंग हो रहा था, एंडोमेट्रियम जो टूटा था, अब धीरे धीरे उसमें बनना शुरू हो जाएगा, वो धीरे धीरे वो बनना भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। ब्लीडिंग खत्म मतलब बन रहा है वापस। ओके, पूरा कंप्लीट नहीं होगा बनना, बट बनना शुरू हो जाएगा, फॉलिकुलर फेज के एंड तक बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि अगर एग का फर्टिलाइजेशन हो गया, ओव्यूलेशन के दिन में अगर स्पर्म पहुंच गया और एग का फर्टिलाइजेशन हो गया, तो एग तो पहुंच जाएगा उसके पास, एंडोमेट्रियम के पास विद इन 7 डेज पहुंच जाएगा, 7 to 10 डेज। तो तब अगर एंडोमेट्रियम तैयार ही नहीं है तो भाई कहाँ बच्चे को धसाओगे, कहाँ उस एम्ब्रायो को धसाओगे, है ना। सब लॉजिकल है बच्चों। तो फॉलिकुलर फेज जो है, ऐसा लिखो, फॉलिकुलर फेज, ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल, ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, इन द ओवरी grow to become a fully mature Graafian follicle. क्या लिखा, during this phase the primary follicle in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle. और उसके साथ साथ क्या होता है, and simultaneously क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम था, दी एंडोमेट्रियम जो टूट गया था, रीजेनरेट, दोबारा बनना शुरू हो जाता है, और फॉलिकुलर के एंड तक, ओव्यूलेशन के पहले पहले पूरा तैयार, ठीक है। चलो ओके, फॉलिकुलर फेज में अगर आपको वो याद है, एस्ट्रोजन का वो वाला याद है, जब मैंने बनाया था ऐसा ग्राफ, 0, 7, 14, 21, आगे 28 है। चलो, तो एस्ट्रोजन का ग्राफ तुम अगर नोट किया होगा तो तुमने देखा होगा कि ये ऐसा बढ़ता बढ़ता इस पॉइंट में बहुत बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें एस्ट्रोजन काफी रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। एस्ट्रोजन जो है यहाँ पे काफी अच्छा रोल प्ले कर रहा है, ओके। और उस कारणवश क्या होता है, उस कारणवश फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन के कारण फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने के कारण यहाँ पे ब्लीडिंग भी रुक जाता है, ब्लीडिंग वाला फेज भी रुक गया, ठीक है। फॉलिकुलर फेज में ब्लीडिंग नहीं होता, मतलब 5 दिन या 3 से 5 दिन ब्लीडिंग होता है, 5 दिन बाद लड़की का, या मैक्सिमम 7 दिन के बाद और ब्लीडिंग नहीं होगा, ठीक है। ओव्यूलेशन डे तक और ब्लीडिंग नहीं होगा, लास्ट डे तक ही ब्लीडिंग नहीं होता। बट अभी हम लोग फॉलिकुलर की बात कर रहे हैं ना, तो ओव्यूलेशन के पहले तक की बात कर लेते हैं, उसके बाद की भी बात करूंगा, तो वहां तक और तो ब्लीडिंग होगा नहीं, ब्लीडिंग हो गया जो 5 दिन होना था, ठीक है। तो इस स्टेज में, इन दिस स्टेज यू कैन राइट, ऐसा लिखो, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन in the follicular phase leads to stop of menstrual blood, okay। चलो, तो ये था हमारा फॉलिकुलर फेज। नेक्स्ट क्लास हम लोग ओव्यूलेशन वाला देखेंगे, अभी मैं और नहीं पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ाऊंगा तो
चीजें आधा अधूरा रह जाएगा। तो फॉलिकुलर फेज तक हम लोग ने समझा। नेक्स्ट ओव्यूलेशन वाला फेज आएगा और एक आएगा तुम्हारा लास्ट फेज जो था कॉर्पस ल्यूटियम वाला फेज। लेकिन तब तक इतना तो पढ़ लेना, मैं नेक्स्ट क्लास एक क्विक रिवीजन करके स्टार्ट कर दूंगा। मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से शुरू करूंगा, बेसिक बातें मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट इन मेंस्ट्रुअल फेज को फटाफट बोलूंगा जो मैंने पढ़ाया, फिर फॉलिकुलर फेज को भी फटाफट बोलूंगा, फिर ओव्यूलेशन से मैं डिटेल में बताऊंगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल आई थिंक नेक्स्ट क्लास में विद इन 20 मिनट्स खत्म हो जाएगा और उसके बाद वी विल टॉक अबाउट प्रेगनेंसी एंड इम्प्लांटेशन वगैरह। ठीक है, अब हम लोग मानेंगे कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, कहाँ होता है, ये देख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन होने के बाद और क्या क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या होता है, जेस्टेशन पीरियड में क्या क्या होता है, इम्प्लांटेशन कैसे होता है, कब होता है, ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, एवरीथिंग विल स्टडी। ओके, so we are left with 3 minutes. I'm spending 3 minutes with you. You guys can ask your questions for now. Chat box यूज करके आप पूछ सकते हो। ड्यू टू द नहीं बेटा, उल्टा बोल दिया तुमने। सही समझे हो लेकिन उल्टा समझे हो कि तुमने बोला कि डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल एस्ट्रोजन एट पीक ड्यूरिंग द 14 डे। 14 डे तक बढ़ता बढ़ता रहता है। एस्ट्रोजन फॉलिकुलर डेवलपमेंट में मदद करता है। तुमने जो बात बोला सही बोला, बस उल्टा बोला है। ठीक बा, समझे क्या बोला सूरज? तुमने ठीक ही बोला लेकिन उल्टा बोला। हाँ, बाकी लोग हाँ, तो वो ओव्यूलेशन वाला पिक सूरज बताऊंगा मैं कल 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 14 डे वाला को बताऊंगा। 14 डे को ओव्यूलेशन होता है ना, तो एलएच के सर्ज की वजह से होता है, इसलिए वो हार्मोन पीक में रहता है उस दिन। ठीक है, कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में उसका होगा। हाँ, वो पार्ट, इसका जवाब नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। थोड़ा के लिए अभी मैं ओव्यूलेशन स्टार्ट करूंगा तो वो हो जाएगा, अटक जाएंगे हम लोग, मतलब आधा में अटक जाएंगे, इसलिए आधा अधूरा पढ़ के फायदा नहीं है। हाँ, चलो अभी तक का सब पढ़ लेना बस। ठीक है, सारा नोट्स अपना बना के रखो भाई सही से, और अभी तक का सब पढ़ लो। नेक्स्ट क्लास वी विल ऑलमोस्ट कंप्लीट द चैप्टर और मे बी कंप्लीट द चैप्टर आल्सो। ठीक है, शायद ये चैप्टर खत्म ही हो जाए छठा लेक्चर में, 6 लेक्चर में हो जाएगा। ओके, चलो अब 1 मिनट हूं मैं तुम्हारे साथ, उसके बाद खत्म। चलो जी, सो गुड बाय एवरीवन। आई थिंक यू गाइस आर नॉट लेफ्ट विद एनी क्वेश्चन। विल सी ईच अदर इन द नेक्स्ट क्लास। हाँ जी, आपको भी गुड नाइट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसका भी अपलोड होगा। ठीक है, चलिए।